केवल और केवल एक कोशिका होते हैं। एक कोशिकीय सजीव में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब कुछ भी उसका एक सेल ही उसका क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय कोई भी सजीव आंखों से दिखता नहीं है, जबकि हर आंखों से दिखने वाला सजीव। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना, समझते जा रहे हैं, बहुत कुछ आप समझ गए, समझे ना। सजीवों के शरीर की मूलभूत क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या? कोशिका है। सारे सजीव की कोशिका एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि एक ही सजीव के शरीर की सारी कोशिका एक जैसे नहीं होती है। न ही सभी सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है। एक कोशिका का आकार और आकृति से साइज क्या होगा या किस पर डिपेंड करता है, कार्य पर निर्भर करता है। तो वही कोशिका की संख्या सजीवों में कितनी होगी या किस पर निर्भर करता है, शरीर के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? तो ये था सेल के बारे में फंडामेंटल जानकारी जो आप समझ चुके हैं। और कुछ लोग क्लास में सो रहे हैं, सतर्क हो जाइए। जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग उसका तैयारी किए हुए हैं और असफल हुए हैं। जनरल कंपटीशन इतना भी आसान नहीं है कि क्लास में आप सोइएगा, है कि ना है। और सबसे जरूरी चीज सेल्फ स्टडी, ये सबसे जरूरी चीज है, क्लास से भी इंपॉर्टेंट। कोचिंग एक आध दिन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पर पढ़ना 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए आपको हम एक राज बता रहे हैं जो लगभग से संभव नहीं हो पाता, घर पर बैठ कर पढ़ना। आपको अगर नौकरी चाहिए, केवल और केवल नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो आपको सारा का सारा समय पढ़ने पर व्यतीत करना होगा। कोचिंग के बाद पूरा का पूरा समय घर पर पढ़ने में व्यतीत करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अधिकांश विद्यार्थी टैलेंटेड विद्यार्थी को हम देखे, नौकरी नहीं हुआ उसके बाद वो किराना दुकान खोल लिया, ढेर सारे टैलेंटेड। आखिर टैलेंटेड को नौकरी इसलिए नहीं होता है, घर पर बैठकर वो पढ़ने का आदत विकसित नहीं कर पाते। तो दोस्तों, घर पर पढ़ना बहुत अनिवार्य है। नहीं पढ़िएगा, दुनिया का कोई भी ताकत नौकरी नहीं दिला पाएगा। अगर दुनिया का कोई ताकत नौकरी दिला दिया बिना पढ़े, तो वो कुछ समय बाद छीन जाएगा। क्योंकि क्या तो कोशिका के बारे में समझ विकसित होगी। अब ये दोस्तों, हम थोड़ा कोशिका के विकास को अंजाम देने वाले भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा समझेंगे। अब तक हमने कोशिका के बारे में जो भी जानकारी आपको बताई है, यह जानकारी कई वैज्ञानिकों के लंबे समय तक किए गए एक्सपेरिमेंट का परिणाम है। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो लंबे समय तक प्रयोगशालाओं में कई सारे प्रयोग किए, उसके आधार पर यह जानकारी निकल कर सामने आई जो अब तक हम आपको बता चुके हैं। तो जिन वैज्ञानिकों के प्रयोगों के बदौलत हम कोशिकाओं के बारे में इतनी समझ विकसित कर पाए हैं, उन वैज्ञानिकों का जानना बहुत जरूरी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही कि हम उस वैज्ञानिकों को जानें जिसके बदौलत हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आइए दोस्तों, उन वैज्ञानिकों को समझ लेते हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कोशिका के क्षेत्र में अपने क्या क्या योगदान दिए हैं। और आपको हम समय भी बताते चलते हैं, ताकि आपको लगे कि कोशिका का विकास अचानक नहीं हुआ है, लंबे वर्षों के बाद हुआ है। या कोशिका की जानकारी किसी वैज्ञानिक को अचानक नहीं लग गया, बल्कि लंबे लंबे समय तक उपयोग करते रहे। सबसे पहला नाम जो हमें याद रखना है और जानना है, या कहिए कि साइंस में जो क्रांतिकारी खोज हुआ है वो हुआ 1590 में। 1590 में साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज हुआ। और वह क्रांतिकारी खोज क्या था? माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी। ऐसे सजीव जो आंखों से नहीं दिखते हैं, उन्हें किससे देखना पड़ता है? और कोशिका भी आंखों से नहीं दिखती है। वो शुतुरमुर्ग का अंडा अपवाद में है कि वो दिख जाता है, बाकी कोई भी कोशिका आंखों से दिखती नहीं है। कोशिका को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता। तो सूक्ष्मदर्शी वो उपकरण है जिसकी मदद से छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी निर्जीव या सजीव को हम देखते हैं। और इस माइक्रोस्कोप का खोज सर्वप्रथम कब हुआ? और खोजने वाले कौन थे? जैनसेन और इसी के भाई एच जैनसेन, दोनों भाई, और दोनों ही चश्मा का दुकान क्या करते हैं। अब ध्यान दीजिए, माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता का नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं के खोज के बदौलत कोशिका को खोजा गया। और इसके साथ ही कोशिका तो आंखों से नहीं दिखती है, इसलिए कोशिका का खोज होता उससे पहले जरूरी था किसका खोज? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के खोज के बिना क्या कोशिका को खोजा जाना संभव होता? नहीं होता। इसलिए हम इस खोज को क्रांतिकारी बोले। तो साइंस के क्षेत्र में माइक्रोस्कोप का खोज किस वर्ष हुआ? सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? और माइक्रोस्कोप का खोज कोशिका के खोज के मार्ग को प्रशस्त किया, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप का कोशिका खोजा जाना संभव ही नहीं था। जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके कई वर्षों बाद, यानी क्या 1665 में किसका खोज हुआ? सेल का खोज हुआ, यानी किसका खोज हुआ? कोशिका का खोज। और कोशिका को खोजने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार किसको खोजा? सेल को खोजा। कब खोजा? 1665 में खोजा। और इन्होंने किस प्रकार से सेल को खोजा, थोड़ा इस पर भी हम ध्यान देते हैं। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया। क्या लिया? कॉर्क, यानी कि पेड़ की छाल लिया। पेड़ की छाल को क्या कहते हैं? कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया और कॉर्क को उन्होंने बहुत पतला काट दिया, बहुत पतला, जितना पतला से पतला हो उन्होंने कॉर्क को क्या किया? काटा, एकदम पतला करते गया, पतला करते गया। और जब कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने पतले से पतले स्वरूप में बदल लिया, और उसके बाद उन्होंने उस कॉर्क के पतले टुकड़े को किससे देखा? सूक्ष्मदर्शी से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा। और अब तक जो माइक्रोस्कोप था 1590 से 1665 तक माइक्रोस्कोप थोड़ा और ज्यादा डेवलप हो गए। तो जब उन्होंने कॉर्क की बहुत पतली परत को माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें माइक्रोस्कोप में कॉर्क किस तरह दिखाई दिया? आपको पता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया। किस तरह दिखाई दिया? एक मधुमक्खी के छत्ते। मधुमक्खी के छत्ते सब देखे हैं कि नहीं? अब बहुत कई हम नहीं देखे। क्या जी? नहीं देखे तो यूट्यूब पर तो देखे ही होंगे क्या? तो सभी लोग देखे होंगे। नहीं देखे हैं उनसे मेरा यही कहना, थोड़ा प्रकृति से लगाव बनाइए। क्या आसपास देखा कीजिए। वैसे गांव में तो खिड़की में ही छत्ता बना देता मतलब। क्या एक महीना गांव के घर का खिड़की नहीं खोलेगा, पता चला कि मधुमक्खी अब डेरा जमा दिया है। वैसे गांव का लोग बड़ा फ्रेंडली रहता, छत्ता बना दिया, शहद ही शहद है। क्या तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें दिखाई पड़ा। मधुमक्खी के छत्ते जो आप देखें उसमें छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जिसमें मधुमक्खी रहते हैं। उसी छोटे छोटे कमरे को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। वास्तव में जानते हैं कि सेल जो है एक लैटिन वर्ड, कौन सा है? लैटिन शब्द। जिस तरह हमारे हिंदी के शब्द देवनागरी होते हैं, उस तरह अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं? जैसा लैटिन होते हैं और भी होते हैं, लेकिन तो सेल क्या है? लैटिन शब्द। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? छोटा। सेल जो है वो कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा। और छोटे छोटे कमरे के तरह ही होते हैं क्या?
इसलिए रॉबर्ट हुक ने उस छोटे छोटे कमरे का नाम क्या रखा? सेल रखा। क्या रखा? सेल रखा। क्लियर हो गया। तो 1590 में जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने किसको खोजा? सूक्ष्मदर्शी का खोज हम इसलिए जाने कि इसके बिना सेल का खोजा जाना संभव नहीं था। उसके बाद सेल का खोज किसने किया? सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किससे किया? कौन किससे किया? और सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। अब आ जाइए दोस्तों 1683 पर, हालांकि जिसका नाम ले रहे हैं हम, उन्होंने अपना कार्य 1675 में ही कर दिया था, लेकिन कार्य का प्रकाशन वो कब किया? 1683 में एक वैज्ञानिक हुए, ल्यूबेन हॉक। 1683 में ल्यूबेन हॉक ने सबसे पहले किसको खोजा? जीवित कोशिका को खोजा। हालांकि वो खोज कब कर लिए थे? 1675 में ही कर लिए थे, लेकिन अपने खोज की पूर्ण पुष्टि उन्होंने कब की? तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था 1665 में, वो एक मृत कोशिका थी। तो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम खोजने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? ल्यूबेन हॉक को। ल्यूबेन हॉक ने सर्वप्रथम किसको खोजा? अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में अंतर क्या है? किस प्रकार से पहचान हो पाएगी कि कोशिका जीवित है या कोशिका मृत हो चुका है? ये किस आधार पर पहचान? तो इसका पहचानने का अधिकार है दोस्तों। मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोशिका आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, अनियमित आकार किसी भी तरह का हो सकता है। हम यहाँ पर एक गोल कोशिका बनाए, लेकिन कोशिका आयताकार भी हो सकता है, कोशिका अनियमित आकार का भी हो सकता है। तो जितने भी कोशिका होते हैं, उस कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ होते हैं। उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक जीव द्रव्य होते हैं, सॉरी तरल पदार्थ होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रत्येक कोशिका चाहे उसका आकार कैसा भी हो, उस कोशिका के भीतर तरल पदार्थ या अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। इसी तरल पदार्थ या जीव द्रव्य के आधार पर तय होगा कि कोशिका मृत है कि कोशिका जीवित है। अगर कोशिका के भीतर का तरल पदार्थ सूख गया तो कोशिका क्या है? और अगर तरल पदार्थ मौजूद है तो वो, समझ गए बातों को? एक जीवित और मृत कोशिका को का पता हम किसके आधार पर लगाएंगे? या कोशिका के भीतर के तरल पदार्थ के आधार पर लगाएंगे। कोशिका के भीतर का तरल पदार्थ अगर सूख गया है तो कोशिका, या कोशिका के भीतर के तरल पदार्थ नहीं है तो वो, और तरल पदार्थ है तो कोई दिक्कत। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कैसा था? पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजा? पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजा? क्लियर? नजरों को कंट्रोल में रखिए, बोर्ड पर रखिए, तब समझ में आएगा पूरा। क्लियर? वरना सीट बहुत कम है और फॉर्म भरने वाले लोग बहुत ज्यादा है, और नौकरी आपको 100% हो, इसके लिए जरूरी है कि 100% आपको याद होनी चाहिए। 1% भी इधर समझिए गए काम से गए। क्लियर हो रहा है ना? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, लेकिन वो कोशिका, जीवित कोशिका किसने खोजा? एक मृत और जीवित कोशिका में क्या अंतर होता है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों 1831 पर। कब? 1590, 1665, 1683, 1831। देख रहे कितना दिन में गति विकास हो रहा है। आप तो किताब उनका के पढ़ देते एकदम हो गया कलकत्ता। अब वैज्ञानिक 1590 से धीरे हुए 1831 में एक और वैज्ञानिक आए, जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने पता लगाया कि कोई भी कोशिका, चाहे वो गोलाकार कोशिका हो, आयताकार कोशिका हो, वर्गाकार कोशिका हो या अनियमित आकार का कोशिका, किसी भी आकार का कोशिका, रॉबर्ट ब्राउन ने यह पता लगाया कि प्रत्येक कोशिका के भीतर एक गोलाकार सघन पदार्थ होता है, एक गोलाकार सघन पदार्थ होता है, एक गोलाकार सघन पदार्थ होता है। इसका नाम रॉबर्ट ब्राउन ने क्या रखा? न्यूक्लियस रखा, यानी क्या? केंद्रक रखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ये जानकारी निकालकर सामने लाई कि कोई भी कोशिका, चाहे उसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, उन कोशिकाओं के मध्य में, लगभग मध्य में एक गोलाकार सघन यानी डेंस पदार्थ होता है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया? यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया। सेल का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और सेल के भीतर सेल के न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। हालांकि रॉबर्ट ब्राउन और भी कई सारे खोज किए, और रॉबर्ट ब्राउन को बायोलॉजी से ज्यादा केमिस्ट्री में जानते हैं। केमिस्ट्री में एक ब्राउनी गति पाइएगा, केमिस्ट्री में कोलाइड नामक पदार्थ में ब्राउनी गति पाई जाती है, और उस ब्राउनी गति की खोज के लिए रॉबर्ट ब्राउन ज्यादा चर्चित है। केंद्र की खोज के लिए थोड़ा कम चर्चा होती है। तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, और सेल के न्यूक्लियस का खोज। अब देखिए, इतना कुछ खोज होने के उपरांत, ध्यान दीजिए, इतना खोज होने के उपरांत भी किसी वैज्ञानिकों को अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसी कोशिका से सजीवों का निर्माण हुआ। हम जो शुरुआत में पढ़े थे कि प्रत्येक सजीवों की मूलभूत रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, वो बात अब तक वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा है। 1831 तक रॉबर्ट हुक कोशिका को खोजा, लेकिन रॉबर्ट हुक ये नहीं बता पाए कि कोशिका से ही सजीवों का निर्माण हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन सेल के न्यूक्लियस तक को खोज लिया, लेकिन फिर भी ये नहीं बता पाए थे कि यही सेल से सजीवों का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब कि 1831 तक सेल के बारे में ढेर सारी जानकारी निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन कोई भी वैज्ञानिकों को यह अंदाजा नहीं लगा था कि इसी सेल से ही सजीवों का निर्माण हुआ है। सेल से ही सजीवों का निर्माण हुआ है दोस्तों, सेल से ही सजीवों का निर्माण हुआ है। ये बात का पता तब लगा जब क्या पेश हुआ? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो 1838-39 के मध्य पेश हुआ। प्रत्येक सजीवों का शरीर कोशिका से बना है, इस बात की जानकारी लोगों को तब लगा जब क्या पेश हुआ? सेल थ्योरी। कब पेश हुआ था? और सेल थ्योरी पेश करने में दो वैज्ञानिकों का योगदान था, एक स्लाइडेन, एक कौन थे? स्लाइडेन, और दूसरा स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर क्या पेश किया? कब पेश किया? और सेल के चैप्टर में सेल थ्योरी का अपना अलग ही महत्व है। आप ताली पीट रहे थे, रॉबर्ट हुक का नारा लगा रहे थे कि उन्होंने सेल को खोज लिया, लेकिन रॉबर्ट हुक को ये बताने में असफल रहे कि जिन सेल को उन्होंने खोजा वो उसी से सजीव बने हुए, सेल से ही सजीवों का निर्माण हुआ है। ये बात कब पता लगा? सेल थ्योरी आने के बाद। सेल थ्योरी किसने मिलकर पेश किया? स्लाइडेन और स्वान। और सेल थ्योरी में बहुत सारी बातें थी, लेकिन मुख्य 4 बातों का यहाँ हम जिक्र करेंगे। और वो मुख्य 4 बात का जिक्र क्या है? पहली बात है कि प्रत्येक सजीव कोशिका से बने हैं, कोशिका से बने हैं। सेल थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक सजीव कोशिका से बने।
कुछ एक कोशिका से और कुछ एक से अधिक कोशिका से, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो सेल थ्योरी आने के बाद ही क्लियर हुआ कि प्रत्येक सजीव किससे बने हैं। और आप जानते हैं कि कुछ सजीव केवल एक कोशिका से ही बने होते हैं और कुछ एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिका बहुकोशिका को भी पहली बार सेल थ्योरी में ही क्लियर किया गया था। दूसरी बात, किसी भी सजीव का निर्माण एक कोशिका से ही शुरू होता है। इस पृथ्वी पर सारे सजीव किससे बने हैं, और वो कोई भी सजीव, चाहे एक कोशिका बहुकोशिका, उन सजीवों का निर्माण जो शुरू होता है एक ही कोशिका से शुरू होता है। अब बड़े से बड़े जीव को जो देख रहे हैं, जैसे हाथी को भी देख रहे हैं, उन हाथी का भी निर्माण या किसी भी सजीव का निर्माण जो शुरू होता है वो किससे, एक सेल से ही शुरू होता है। एक कोशिका में एक सेल बना, फिर खत्म, शरीर बन गया। लेकिन बहुकोशिका में कोशिका से ढेर सारी कोशिका बनते जाते तब उसका शरीर बहुकोशिकीय होता है। इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव कौन है, मानव। मानव की निर्माण प्रक्रिया को थोड़ा आप समझिए। मानव की निर्माण प्रक्रिया में एक कोशिका भाग लेता है स्पर्म से और दूसरा भाग लेता है ओवा से। मानव की निर्माण प्रक्रिया में मेल कोशिका स्पर्म सेल और फीमेल कोशिका ओवा सेल आपस में फर्टिलाइज होकर क्या बनाता जाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट जो है यह एक कोशिका क्या है, यानी एक कोशिका आपस में मिलकर भी एक ही कोशिका का निर्माण किया, जाइगोट। फिर जाइगोट विकास करके बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो यानी भ्रूण। अब इसमें एक से अधिक कोशिका हुआ, इसमें एक से अधिक कोशिका हुआ है। अब फिर भ्रूण विकास करके बनाता है फीटस। फीटस यानी कि गर्भ, और गर्भ विकास करके बनाता है क्या, और शिशु। गर्भ ही विकास करके क्या बनाता है, शिशु। और फिर शिशु जन्म लेते हैं। तो मानव की विकास प्रक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत केवल एक कोशिका से हुआ है। और इस तरह सारे सजीवों में, तो इस पृथ्वी पर जो भी सजीव है, बड़े से बड़े आकार का सजीव या छोटे से छोटे आकार का सजीव, उसका निर्माण एक ही कोशिका से शुरू होता है। उसका निर्माण एक ही कोशिका से शुरू होता है। तो सेल थ्योरी की पहली महत्वपूर्ण बात की प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बने, कुछ एक से अधिकांश एक से अधिक। इस पृथ्वी पर बहुकोशिकीय सजीवों का बोलबाला है। किसी भी सजीव को आप देखते हैं उसकी निर्माण प्रक्रिया एक ही कोशिका से शुरू होता है। सेल थ्योरी का तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, बात तो पहले ही जान गए। तो सेल थ्योरी की तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, लेकिन कोशिका अकेले भी जीवन यापन कर सकती। कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि उत्तक नहीं बनाएगा तो कोशिका मर जाएगा। एक अकेला कोशिका भी जीवन यापन कर सकता है। मन मस्तिष्क नजर तीनों केंद्रित रहेगा, तब जाकर समझ में आएगा। प्रकृति ने मानव शरीर की रचना कुछ इस प्रकार कर दिया। मन कहीं और है, मस्तिष्क कहीं और है, आंख कहीं और है, तीनों का तारतम्य एक तरफ नहीं हुआ। फिर पढ़ना तो दूर, समझना भी आपके बस से बाहर आ जाएगा। पढ़ने के लिए मन मस्तिष्क और नजरों को केंद्रित करके कहां पर, बोल पर। गलती बोल रहे हैं जी, बहुत लगता है हम गलती बोल रहे हैं। अब तो आपने दिमाग, हम जो मन होगा वही करेंगे। हम तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं, 100% सही बोलते हैं। इसलिए पूरा विश्वास बनाए रखिए, जो बोलते करते हैं। तो तीसरी बात क्या थी कि कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक। आपको क्या लगता है कि कोशिका मिलकर उत्तक नहीं बनाएगा तो क्या कोशिका मर जाएगा? नहीं, एक अकेला कोशिका में भी जीवित रहने की क्षमता है। जीवाणु के शरीर में कोई उत्तक है केवल एक, फिर भी जीवाणु जिंदा रहता है कितना, थोड़े समय के लिए, लेकिन वो जिंदा रहता है। तो एक अकेला कोशिका में भी इतनी क्षमता है कि वे अपना जीवन यापन ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमारा पूरा शरीर कर सकता है। ठीक है। और चौथी बात क्या थी सेल थ्योरी की? चौथी बात कि नए कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केंद्रक की होती है। किसकी होती है? केंद्रक की। नई कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केंद्रक की होती है। यानी सेल थ्योरी ढेर सारी चीजों को तो क्लियर किया, लेकिन एक चीज को क्लियर नहीं कर पाया। एक चीज को क्लियर नहीं कर पाया कि आखिर नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। समझे? सेल थ्योरी ढेर सारी चीज क्लियर कर दिया। पृथ्वी पर प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिका से हुआ है, ये पहली बार सेल थ्योरी नहीं बताया। हर एक सजीव की निर्माण की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है, ये सेल थ्योरी नहीं बताया। सेल मिलकर उत्तक बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अकेला कोशिका जीवित नहीं रह सकता। एक अकेला कोशिका में भी इतनी क्षमता है कि वो जीवित रह सकता है। लेकिन सेल थ्योरी यह बताने में असफल रहा कि आखिर एक सजीव के शरीर में नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। सेल थ्योरी नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है यह बताने में असफल रहा, लेकिन वो इतना क्लियर कर दिया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे भी हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केंद्रक की होती है, न्यूक्लियस की होती है, जिसका कोई रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लियर हो गया? तो सेल थ्योरी के ढेर सारी बातों में महत्वपूर्ण कितने बात थे? चारों बातों को नोट में एक बार पढ़िए तो समझे कि नहीं समझे। प्रत्येक जीव का शरीर एक अनेक कोशिकाओं से निर्मित है। कैसे काम चलेगा जी? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक पढ़ते समय बहुत दुख होता होगा, होता होगा। ये सबको होता, अकेला नहीं, सबको होता है। पढ़िएगा, मन नहीं लगेगा, सबके साथ यही प्रॉब्लम। पढ़िएगा, नींद आएगा, पढ़िएगा, शॉर्ट वीडियो देखेगा, मन करेगा। सबके साथ यही समस्या है, लेकिन इन समस्याओं पर जो अपना वर्चस्व कायम कर लिया है वो एक दिन नौकरी जरूर है, और जो इन समस्याओं पर अपना वर्चस्व नहीं पाया है वो किसी भी तरह से नहीं करेगा। परंतु कोशिका मिलकर तो सेल्फ स्टडी घर पर लगातार पढ़ाई जनरल कंपटीशन का की पॉइंट है। मानिए बोली सिलेबस को, मानिए बोली किताब को, सबसे जरूरी चीज है घर पर बैठकर पढ़ना। ये नहीं हो रहा है तो बाकी सारा कुछ क्या है बेकार है। ठीक है, अब समझना है कि घर पर बैठकर पढ़ना क्या है, उसी के लिए स्टडी मटेरियल देकर समझा रहे हैं। ठीक है भैया, वही चीज घर पर बार-बार पढ़ना है, क्वेश्चन रटना है। जितना स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है सबको इस तरह से रटना है कि सारा क्वेश्चन का उत्तर आपके होंठ पर आ जाए और उसके बाद आपका नौकरी क्लियर है। क्लियर? तो देख लिया, सेल थ्योरी समझ गए। उसके बाद 1839 पर आ जाइए। 1839 में यह पता चला कि कोशिका के भीतर क्या होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, हिंदी में क्या कहते हैं? और इस जीव द्रव का खोज किसने किया? पूर्वकीन जे। जीव द्रव का खोज सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ है जो कोशिका के भीतर या बाहर? भीतर कोशिका के। और यही जीव द्रव तय करता है कि कोशिका जिंदा है या कोशिका मर गया। तरल पदार्थ यानी जीव द्रव है तो कोशिका जिंदा है, जीव द्रव सूख गया तो कोशिका मर गई। इस जीव द्रव की खोज और नामकरण दोनों काम किसने किया? पुरकिन जे ने। पुरकिन जे के बाद 1846 में एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम वन मोल था, उन्होंने भी पता लगाया प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? प्रोटोप्लाज्म वो पदार्थ है जो कोशिका के भीतर टिश्यू स्वरूप में रहते हैं, और प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम हक्सले, क्या था? हक्सले का एक कथन है, पूछा हुआ है तो एक बार जान लीजिए। इन्होंने कहा जीवन का भौतिक क्या है? आधार है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जीव द्रव्य नहीं तो कोशिका मृत। कोशिका मृत हो जाएगा तो फिर क्या वो शरीर बना पाएगा? बताइए बना पाएगा? इसलिए हक्सले ने जीव द्रव्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन की रचना किया है कि जीव द्रव्य प्रत्येक सजीवों के जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य के बिना ही हम कोशिका, जीवित कोशिका की कल्पना नहीं कर सकते। तो जीव द्रव्य जीवन का, प्रत्येक सजीव के जीवन का क्या है? यह कथन किस वैज्ञानिक का है? जीव द्रव्य का खोज कौन किया? पुलकिंजे के बाद एक और वैज्ञानिक जीव द्रव्य का खोज किया, किसने? वो बोल रहे हैं। अब आ जाइए 1839 में पुलकिंजे ने जीव द्रव्य का खोज किया, फिर 1846 में। अब आ जाइए 1861 में वैज्ञानिक आए मैक्स शुल्ट। मैक्स शुल्ट, शुल्ट को अंग्रेजी में इसी तरह लिखा जाता है, मैक्स शुल्ट। अब देखिए कि 1861 तक कोशिका के बारे में ढेर सारी जानकारी सामने आ गया। आगे क्या गया? कोशिका किस प्रकार की होती है? कोशिका के भीतर जीव द्रव्य होता है, कोशिका के भीतर केंद्रक होता है, कोशिका से ही सभी सजीवों का निर्माण होता है। यानी कि अब तक कोशिका के बारे में ढेर सारी जानकारी जीव वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रख दिया। ढेर सारी जानकारी दुनिया के सामने आने के बाद 1861 में कौन? मैक्स शुल्ट ने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। 1861 में एक थ्योरी पेश हुई मैक्स शुल्ट के द्वारा जिसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। अब यह थ्योरी क्या बताएगा? यह थ्योरी बताएगा दोस्तों, यह थ्योरी बताएगा कि कोशिका होता कैसा। तो कोशिका कैसा होता है यह बताने के लिए प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स शुल्ट ने लाए। और इस थ्योरी में मैक्स शुल्ट ने बता दिया कि कोशिका जो है जीव द्रव्य से घिरा एक गोलाकार पिंड है जिसके भीतर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया। जीव द्रव्य का ढेला है क्या कोशिका? किसने बताया? मैक्स शुल्ट ने। यानी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी थी जो पूरी तरह से क्लियर कर रहा था कि आखिर कोशिका होता क्या कैसा है। क्या है वो तो क्लियर हो चुका है। कोशिका कैसा होता है यह बताने वाला पहला थ्योरी कौन था? किसने दिया? और इस थ्योरी में मैक्स शुल्ट यही कहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का ढेला है जिसके भीतर केंद्रक होता है। शुरुआत में तो मैक्स शुल्ट की वाहवाही हुई कि क्या बात है मैक्स शुल्ट साहब, आप क्लियर कर दिए है कि कोशिका ढेला है। अब तक तो पता नहीं चला था कि कोशिका क्या है, लेकिन ढेला है ये बात क्लियर कर दी, गोलाकार पिंड है। लेकिन मैक्स शुल्ट की यह जानकारी जो पेश की गई वह गलत जानकारी थी। सही जानकारी वो आगे चलकर पता लगा। लेकिन शुरुआत में कोशिका जीव द्रव्य का एक गोलाकार पिंड है या जीव द्रव्य का एक ढेला है जिसके बीच केंद्रक होता है, सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्स शुल्ट ने बताया। किसने बताया? उसके बाद आगे चलकर एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इनका काम कब हुआ था दोस्तों? 1800। अच्छा मैक्स शुल्ट से पहले ये काम कर दिए थे। अच्छा मिस्टेक हो गया, इसको पहले करना था, कोई दिक्कत नहीं। रुडोल्फ विर्चो सर्वप्रथम पता लगाया 1855 में, और 1855 में रुडोल्फ विर्चो की खोज के बाद मैक्स शुल्ट का थ्योरी आया। रुडोल्फ विर्चो क्या पता लगा कि आखिर नया कोशिका बनता कैसे है। सेल थ्योरी में तो कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ गई थी, लेकिन नई कोशिका कैसे बनता है ये तो सेल थ्योरी बताया नहीं था। सेल थ्योरी नई कोशिका के बारे में ये बताया था कि नई कोशिका जैसा भी बनता है उसमें केंद्रक की भूमिका महत्वपूर्ण होती, लेकिन कैसे नई कोशिका बनता है ये सेल थ्योरी बताया। नई कोशिका का निर्माण आखिर सजीवों के शरीर में कैसे होता है, नए कोशिका का निर्माण आखिर सजीवों के शरीर में कैसे होता है, यह जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा कि नया कोशिका का निर्माण सजीव के शरीर में स्थित पुरानी कोशिका से ही होता है। नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है, और नए कोशिका से पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है, सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? सर्वप्रथम किसने यह क्लियर किया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है? किसी भी सजीव के शरीर में नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण जिस विधि के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की? रुडोल्फ विर्चो ने की थी। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है, नए कोशिका से पुराने कोशिका का, पुराने कोशिका से नए कोशिका का, और यह क्या कहलाता है? और रुडोल्फ विर्चो का यह काम प्रोटोप्लाज्म थ्योरी आने के बाद हुआ। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या था वो तो आपको पता ही चल गया। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है वो तो क्लियर हो गया। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में मैक्स शुल्ट ये बता रहे हैं कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का बना एक गोलाकार पिंड है या जीव द्रव्य का बना एक ढेला जिसके बीच में केंद्रक होते हैं। लेकिन मैक्स शुल्ट का प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कोशिका के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। कोशिका का सर्वप्रथम विवरण 1900 में विल्सन द्वारा सर्वप्रथम कोशिका संरचना के बारे में बताया गया। हालांकि जानकारी नोट में नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि 1900 में विल्सन द्वारा सर्वप्रथम कोशिका संरचना के बारे में बताया गया, जो सही था। मैक्स शुल्ट के प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के अनुसार जो कोशिका के बारे में बताया गया वो पूरी तरह से सही नहीं था दोस्तों, वो पूरी तरह से सही नहीं था। क्लियर हुआ? तो कोशिका संरचना को सही सर्वप्रथम किसने बताया? विल्सन ने। कब? 1900। और लिख लीजिए। चलिए निवास कुमार